नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पोस्ट क्लासिकल ईरा, जो लगभग 500 से 1500 सीई तक का समय था, चाइना के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ट्रांसफॉर्मेटिव फेज माना जाता है। इस समय में चाइना ने सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही हासिल नहीं की, बल्कि कल्चरल ब्रिलियंस, इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के क्षेत्र में भी अद्भुत प्रगति की। Han डायनेस्टी के पतन के बाद चाइना कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था, जिससे लगभग 300 साल तक इंस्टेबिलिटी बनी रही। लेकिन इसी कठिन दौर के बाद चाइना ने फिर से खुद को एक पावरफुल और एडवांस सिविलाइजेशन के रूप में स्थापित किया। सुई डायनेस्टी ने सबसे पहले इस बिखरे हुए देश को रीयूनिफाई किया और एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया। इसके बाद टैंग डायनेस्टी आई, जिसने कल्चर, आर्ट, लिटरेचर और गवर्नेंस को एक गोल्डन लेवल तक पहुंचाया। फिर सोंग डायनेस्टी ने टेक्नोलॉजी, ट्रेड, अर्बन लाइफ और इकोनॉमी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिससे चाइना दुनिया के सबसे विकसित क्षेत्रों में शामिल हो गया। इस पूरे काल में पेपर मनी, गन पाउडर, कंपास जैसे इनोवेशन सामने आए, जिन्होंने आगे चलकर पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इतना मजबूत बनाया गया कि वो आज भी कई देशों के गवर्नेंस मॉडल्स का आधार है। ट्रेड रूट्स जैसे सिल्क रोड के माध्यम से चाइना ने एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक अपनी इन्फ्लुएंस फैलाई। ये समय हमें ये सिखाता है कि कैसे एक सिविलाइजेशन कोलैप्स के बाद भी खुद को रीबिल्ड करके और भी ज्यादा पावरफुल बन सकती है। इसलिए पोस्ट क्लासिकल चाइना केवल एक हिस्टोरिकल पीरियड नहीं, बल्कि ह्यूमन प्रोग्रेस का एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है। सुई डायनेस्टी का उदय चाइना के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसने लगभग 300 साल की पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन को समाप्त करके पूरे देश को फिर से एक यूनिटी में बांध दिया। एम्परर वेन, जो इस डायनेस्टी के संस्थापक थे, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट स्थापित की और प्रशासनिक सिस्टम्स को स्टैंडर्डाइज किया ताकि पूरे देश में एक समान गवर्नेंस लागू हो सके। उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम को सुधारकर इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया और लोगों के बीच विश्वास पैदा किया। उनके बाद एम्परर यांग ने भी इस यूनिटी को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स शुरू किए जिनका असर मिक्स्ड रहा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था ग्रैंड कनाल का निर्माण, जो एक विशाल वाटरवे था जिसने येलो रिवर को यांगत्से रिवर से जोड़ दिया। इस कनाल की वजह से नॉर्थ और साउथ के बीच ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो गया, जिससे ग्रेन, गुड्स और ट्रूप्स का मूवमेंट तेजी से होने लगा। इससे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन मजबूत हुआ और अलग अलग रीजन्स के बीच कनेक्शन बढ़ा। लेकिन इस कनाल के निर्माण के लिए लाखों लोगों से फोर्स्ड लेबर करवाया गया और भारी टैक्सेस लगाए गए, जिससे जनता में असंतोष बढ़ गया। धीरे धीरे रेबेलियन शुरू हो गए और आखिरकार सुई डायनेस्टी का पतन हो गया। हालांकि यह डायनेस्टी बहुत कम समय तक रही, लेकिन इसका योगदान बहुत बड़ा था। इसने चाइना को फिर से एक मजबूत फाउंडेशन दिया, जिस पर आगे टैंग और सोंग डिनेस्टीज ने अपने गोल्डन एजेस का निर्माण किया। अगर सुई डायनेस्टी ने रियूनिफिकेशन नहीं किया होता, तो शायद चाइना इतनी जल्दी एक पावरफुल सिविलाइजेशन के रूप में वापस नहीं आ पाता। इसलिए इसे शॉर्ट लिव्ड होने के बावजूद एक हाईली इंपैक्टफुल डायनेस्टी माना जाता है। अब बात करते हैं टैंग डायनेस्टी की। टैंग डायनेस्टी को अक्सर चाइना का गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान देश ने हर क्षेत्र में एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोग्रेस की। इस डायनेस्टी ने न केवल अपने टेरिटरी को एक्सपैंड किया, बल्कि एक स्टेबल और एफिशिएंट गवर्नमेंट सिस्टम भी डेवलप किया, जिसने लंबे समय तक पीस और प्रॉस्पेरिटी बनाए रखी। टैंग रूलर्स ने स्कॉलर्स, पोएट्स और आर्टिस्ट्स को काफी सपोर्ट दिया, जिससे लिटरेचर और आर्ट का अभूतपूर्व विकास हुआ। इसी समय के महान पोएट्स जैसे ली बाई और डूफू ने ऐसी कविताएं लिखी जो आज भी वर्ल्ड लिटरेचर में मास्टरपीसेस मानी जाती है। टैंग कैपिटल चंगन उस समय दुनिया के सबसे बड़े और कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में से एक था, जहां अलग अलग देशों के लोग रहते थे, जैसे पर्शिया, अरेबिया, इंडिया और सेंट्रल एशिया से आए व्यापारी, यात्री और विद्वान। ये सिटी केवल एक पॉलिटिकल सेंटर नहीं था, बल्कि कल्चरल एक्सचेंज का भी हब बन चुका था। सिल्क रोड के माध्यम से चाइना ने सिल्क, पोर्सिलेन और टी जैसे प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया और बदले में फॉरेन आइडियाज, रिलीजन्स और टेक्नोलॉजीज को अपनाया। बुद्धिज्म, जो इंडिया से आया था, इस समय बहुत तेजी से फैल गया और चाइनीज कल्चर का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। टैंग गवर्नमेंट ने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी को भी सुधारकर प्रशासन को अधिक एफिशिएंट बनाया, जिससे सोशल स्टेबिलिटी बनी रही। मेरिट बेस्ड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिस्टम को भी मजबूत किया गया,
जिससे टैलेंटेड लोग गवर्नमेंट में आ सके। हालांकि बाद में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और रिबेलियंस के कारण इस डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, लेकिन इसका कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट इतना गहरा था कि आने वाली डिनेस्टीज ने भी इसे मॉडल के रूप में अपनाया। टैंग डायनेस्टी हमें ये सिखाती है कि जब किसी सोसाइटी में आर्ट, नॉलेज और गवर्नेंस का बैलेंस होता है, तब वह अपने सबसे श्रेष्ठ रूप में विकसित होती है। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं सोंग डायनेस्टी की। सोंग डायनेस्टी का समय चाइना के इतिहास में इनोवेशन और डेवलपमेंट का एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फेज माना जाता है, जहां साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और इकोनॉमी ने तेजी से प्रगति की। ये डायनेस्टी भले ही मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में टैंग जितनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन इसने अपनी पूरी एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन, स्कॉलरशिप और इनोवेशन पर फोकस की। सोंग रूलर्स ने समझ लिया था कि केवल युद्ध जीतना ही महानता नहीं है, बल्कि नॉलेज, इकोनॉमी और सिस्टम्स को मजबूत बनाना ज्यादा जरूरी है। इस दौरान टैक्सेशन सिस्टम को व्यवस्थित किया गया, जिससे गवर्नमेंट रेवेन्यू स्टेबल हुआ और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट मिला। एग्रीकल्चर में भी बड़े बदलाव हुए, जैसे फास्ट राइपनिंग राइस का इंट्रोडक्शन, जिससे एक साल में ज्यादा क्रॉप्स उगाई जा सकती थी, और फूड प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। इससे पॉपुलेशन ग्रोथ भी तेजी से हुई और सिटीज का विस्तार हुआ। ट्रेड भी इस समय बहुत तेजी से बढ़ा, जिससे चाइना एक कमर्शियल पावर हाउस बन गया। मार्केट्स, शॉप्स और अर्बन सेंटर्स का विकास हुआ, जहां लोग नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का उपयोग करने लगे। सोंग साइंटिस्ट्स ने एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण डिस्कवरीज की, जिससे नॉलेज का लेवल और ऊंचा हुआ। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट हुआ, जिससे बुक्स ज्यादा तेजी से और सस्ती बनने लगी और एजुकेशन आम लोगों तक पहुंचने लगी। आयरन और स्टील प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव किया गया, जिससे टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बने। इस समय नियो कन्फ्यूशनिज्म का विकास हुआ, जिसने कन्फ्यूशन एथिक्स को मेटाफिजिकल आइडियाज के साथ जोड़कर एक नई फिलॉसफी बनाए। इस फिलॉसफी ने लोगों के सोचने और जीने के तरीके को डीपली इन्फ्लुएंस किया और ईस्ट एशिया में सदियों तक प्रभाव डाला। सोंग डायनेस्टी ने यह साबित किया कि एक सिविलाइजेशन केवल तलवार से नहीं, बल्कि नॉलेज और इनोवेशन से महान बनती है। सोंग डायनेस्टी का एक सबसे रेवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन था पेपर मनी का इन्वेंशन और उसका व्यापक उपयोग, जिसे जाओसी कहा जाता था। इससे पहले लोग मेटल कॉइन्स का उपयोग करते थे, जो भारी होते थे और बड़ी मात्रा में ले जाना बहुत मुश्किल होता था। जब ट्रेड और कॉमर्स बढ़ने लगा, तो मर्चेंट्स को एक ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जरूरत महसूस हुई जो हल्का, सुरक्षित और कन्वीनियंट हो। इसी जरूरत ने पेपर मनी के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। शुरुआत में ये प्राइवेट मर्चेंट्स द्वारा यूज किया जाता था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और ऑफिशियल करेंसी के रूप में इसे जारी किया। इससे चाइना दुनिया का पहला देश बन गया जिसने स्टेट इशूड पेपर करेंसी का उपयोग किया। इस इनोवेशन ने ट्रेड को पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि अब लॉन्ग डिस्टेंस व्यापार करना आसान हो गया। पहले जहां भारी कॉइन्स लेकर यात्रा करनी पड़ती थी, वहीं अब लोग हल्के पेपर नोट्स के जरिए बड़ी ट्रांजैक्शंस कर सकते थे। इससे व्यापार तेज, सुरक्षित और अधिक प्रॉफिटेबल बन गया। इससे इकोनॉमिक सिस्टम में स्टेबिलिटी आई और मार्केट्स का विस्तार हुआ। पेपर मनी ने ट्रस्ट और क्रेडिट सिस्टम को भी मजबूत किया, जिससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हुए। यह इन्वेंशन इतना इम्पैक्टफुल था कि बाद में दुनिया के अन्य देशों ने भी इसे अपनाया और मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की फाउंडेशन इसी कॉन्सेप्ट पर बनी। आज हम जो करेंसी नोट्स यूज करते हैं, उनकी जड़ें सोंग डायनेस्टी के इसी इनोवेशन में छिपी हुई है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक सिंपल आइडिया पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बदल सकता है। गन पाउडर चाइना का एक ऐसा इन्वेंशन है जिसने पूरी दुनिया के इतिहास की दिशा बदल दी, और इसका प्रारंभ टैंग डायनेस्टी के समय हुआ, लेकिन इसका व्यापक उपयोग सोंग डायनेस्टी में देखने को मिला। शुरुआत में चाइनीज एल्केमिस्ट्स इमॉर्टैलिटी की खोज कर रहे थे और एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उन्होंने एक्सीडेंटली गन पाउडर की खोज कर ली। यह एक ऐसा मिक्सचर था जो आग के संपर्क में आते ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता था। पहले इसे फेस्टिवल्स और फायरवर्क्स में इस्तेमाल किया गया, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसकी मिलिट्री पोटेंशियल को समझा। सोंग डायनेस्टी के समय इस टेक्नोलॉजी को युद्ध में इस्तेमाल करना शुरू किया गया, जिससे वॉरफेयर का पूरा स्वरूप बदल गया। चाइनीज इंजीनियर्स ने फायर लांसर्स, बॉम्ब्स, रॉकेट्स और फ्लेम थ्रोअर्स जैसे वेपन्स विकसित किए, जो उस समय के लिए बहुत एडवांस थे। फायर लांस को शुरुआती गन का रूप माना जाता है, जिसमें गन पाउडर के जरिए आग और प्रोजेक्टाइल्स छोड़े जाते थे। इन वेपन्स ने बैटलफील्ड पर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डाला, क्योंकि एक्सप्लोजन्स और आग से दुश्मन डर जाते थे।
इससे चाइना को अपने दुश्मनों के खिलाफ एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिला। धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी सिल्क रोड के माध्यम से मिडिल ईस्ट और यूरोप तक पहुंच गई। 13वीं और 14वीं सेंचुरीज तक गन पाउडर ने ग्लोबल वॉरफेयर को पूरी तरह बदल दिया और मेडिवल नाइट बेस्ड आर्मीज का अंत शुरू हो गया। कासल्स और ट्रेडिशनल डिफेंसेस अब उतने इफेक्टिव नहीं रहे, क्योंकि गन पाउडर वेपन्स उन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते थे। आगे चलकर इसी टेक्नोलॉजी ने कैनन्स और गन्स के डेवलपमेंट का रास्ता खोला। गन पाउडर ने केवल युद्ध को नहीं बदला, बल्कि पॉलिटिकल पावर बैलेंस को भी बदल दिया, क्योंकि अब जो नेशन इस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करता था वही शक्तिशाली बन जाता था। यह इन्वेंशन हमें यह समझाता है कि एक साइंटिफिक डिस्कवरी कैसे पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बदल सकती है और हिस्ट्री की दिशा को नई दिशा दे सकती है। विद्यार्थियों, सोंग डायनेस्टी के समय मैग्नेटिक कंपास का डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट एक ऐसा ब्रेक थ्रू था जिसने नेविगेशन और मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। पहले के समय में सेलर्स समुद्र में दिशा तय करने के लिए सूरज, सितारों और कोस्टल लैंडमार्क्स पर निर्भर रहते थे, लेकिन जब मौसम खराब होता था या समुद्र के बीच में कोई लैंडमार्क दिखाई नहीं देता था, तब नेविगेशन बहुत रिस्की और अनसर्टेन हो जाता था। कंपास ने इस प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व कर दिया, क्योंकि यह अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता था। सोंग डायनेस्टी के साइंटिस्ट्स ने इसे इतना एक्यूरेट और पोर्टेबल बना दिया कि सेलर्स इसे आसानी से अपने साथ लेकर लॉन्ग डिस्टेंस वॉयजेस कर सकते थे। इससे समुद्र में यात्रा करना पहले से कहीं ज्यादा सेफ और रिलायबल हो गया। अब चाइनीज मर्चेंट्स बिना डर के ओपन सीज में दूर दूर तक व्यापार करने लगे। साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन और उससे भी आगे के क्षेत्रों तक चाइना के ट्रेड रूट्स फैल गए। इससे चाइना एक पावरफुल मैरीटाइम ट्रेडिंग नेशन बन गया। चाइनीज शिप्स, जिन्हें जंक शिप्स कहा जाता था, बड़े और टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते थे, जो ज्यादा गुड्स और लोगों को कैरी कर सकते थे। चाइना से सिल्क, पोर्सिलेन, टी और कई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्ट किए जाते थे, जबकि बदले में स्पाइसेस, प्रेशियस स्टोन्स, आइवरी और नई कल्चरल आइडियाज इंपोर्ट होती थी। इस तरह ट्रेड केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं रहा, बल्कि कल्चरल एक्सचेंज का माध्यम भी बन गया। कंपास के कारण ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ी और अलग अलग सिविलाइजेशंस एक दूसरे के संपर्क में आए। आगे चलकर यही कंपास टेक्नोलॉजी यूरोप तक पहुंची, जिसने यूरोपियन नेविगेटर्स को एज ऑफ एक्सप्लोरेशन शुरू करने में मदद की। इसी के कारण कोलंबस, वास्को डा गामा जैसे एक्सप्लोरर्स नई दुनिया तक पहुंच सके और ग्लोबल हिस्ट्री की दिशा बदल गई। इसलिए कंपास केवल एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा इन्वेंशन था जिसने पूरी दुनिया को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्यार्थियों, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिस्टम चाइना के सबसे यूनिक और इन्फ्लुएंशियल सिस्टम्स में से एक था, जो टैंग और सोंग डिनेस्टीज के दौरान अपने पीक पर पहुंचा। इस सिस्टम का आधार कन्फ्यूशियन फिलॉसफी थी, जो ये सिखाती है कि एक आइडियल गवर्नमेंट वही होती है जहां ऑफिशियल्स एथिकल, एजुकेटेड और केपेबल हों। पहले के समय में गवर्नमेंट पोजीशंस अक्सर बर्थ या वेल्थ के आधार पर मिलती थी, लेकिन इस एग्जामिनेशन सिस्टम ने इस ट्रेडिशन को बदल दिया और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन को महत्व दिया। इसका मतलब था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आता हो, अगर वो पढ़ाई में अच्छा है और एग्जाम्स क्लियर कर सकता है, तो वो गवर्नमेंट में हाई पोजीशन हासिल कर सकता है। स्टूडेंट्स को क्लासिकल लिटरेचर, हिस्ट्री और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स को डीपली स्टडी करना पड़ता था और उन्हें मेमोराइज भी करना होता था। एग्जाम्स बहुत कठिन होते थे और कई स्टेजेस में होते थे, जिनमें राइटिंग स्किल्स, मॉरल अंडरस्टैंडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज को टेस्ट किया जाता था। कई बार स्टूडेंट्स को सक्सेस पाने के लिए वर्षों तक तैयारी करनी पड़ती थी। इस सिस्टम ने एक हाईली एजुकेटेड ब्यूरोक्रेसी तैयार की, जिसने चाइना को एफिशिएंटली गवर्न किया और लंबे समय तक स्टेबिलिटी बनाए रखी। इससे सोशल मोबिलिटी भी बढ़ी, क्योंकि अब गरीब या मिडिल क्लास परिवारों के लोग भी अपने टैलेंट के दम पर उच्च पद प्राप्त कर सकते थे। ये सिस्टम केवल चाइना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका प्रभाव कोरिया, जापान और बाद में यूरोप तक पहुंचा। मॉडर्न सिविल सर्विसेज और कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो कॉन्सेप्ट आज हम देखते हैं, उसकी जड़ें इसी सिस्टम में है। ये हमें ये सिखाता है कि एक नेशन तभी आगे बढ़ सकता है जब वो टैलेंट और मेरिट को महत्व देता है, न कि केवल जन्म या धन को। इसलिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिस्टम केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल नहीं था, बल्कि यह एक सोशल रेवोल्यूशन था जिसने इक्वालिटी, एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा दिया। सोंग डायनेस्टी के समय चाइना ने अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के क्षेत्र में एक ऐसी रिमार्केबल प्रोग्रेस हासिल की, जिसने उसे उस समय की दुनिया की सबसे एडवांस सोसाइटीज में शामिल कर दिया। इस दौर में सिटीज का तेजी से विकास हुआ और कैफेंग तथा हांगजू जैसे शहर बड़े कमर्शियल और कल्चरल हब्स बन गए।
इन शहरों में मार्केट्स हमेशा एक्टिव रहते थे, जहां शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, टी हाउसेस, एंटरटेनमेंट जोन्स और क्राफ्ट वर्कशॉप्स की भरमार होती थी। लोग केवल जरूरत की चीजें खरीदने ही नहीं, बल्कि सोशल इंटरैक्शन और लेजर एक्टिविटीज के लिए भी इन मार्केट्स में आते थे। यह एक ऐसा समय था जब सिटी लाइफ पहले से कहीं ज्यादा वाइब्रेंट और डायनामिक बन गया था। इस अर्बन ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण था एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट, खासकर फास्ट राइपनिंग चंपा राइस का इंट्रोडक्शन, जिससे एक साल में मल्टीपल क्रॉप्स उगाई जा सकती थी। इससे फूड प्रोडक्शन बढ़ा और पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी। जब गांवों में सरप्लस फूड प्रोड्यूस होने लगा तो कई लोग सिटीज की ओर माइग्रेट करने लगे, जिससे अर्बन पॉपुलेशन बढ़ती गई। इस समय मर्चेंट क्लास का भी उदय हुआ, जो ट्रेड और कॉमर्स को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और पेपर मनी जैसे इनोवेशंस ने इकोनॉमी को और भी मजबूत बनाया, क्योंकि इससे ट्रांजैक्शंस आसान हो गए और इंफॉर्मेशन तेजी से फैलने लगी। मार्केट्स अब केवल लोकल नहीं रहे, बल्कि रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क से जुड़ गए। चाइना का जीडीपी इस समय दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर पर था, जो ये दिखाता है कि उसकी इकोनॉमी कितनी पावरफुल थी। ये सब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कई सदियों पहले हो रहा था, जो चाइना की एडवांस इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है। इस दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन और व्यापारिक सिस्टम्स इतने विकसित हो गए थे कि चाइना एक इंटरकनेक्टेड इकोनॉमिक सिस्टम बन चुका था। अर्बनाइजेशन ने लोगों की लाइफस्टाइल, सोच और कल्चर को भी बदल दिया, जिससे एक मॉडर्न सोसाइटी का निर्माण हुआ। इसलिए सोंग डायनेस्टी का यह इकोनॉमिक बूम हमें यह सिखाता है कि जब एग्रीकल्चर, ट्रेड और टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर काम करते हैं, तब एक नेशन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ हासिल कर सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, सुई, टैंग और सोंग डिनेस्टीज मिलकर चाइना के इतिहास का एक ऐसा गोल्डन ईरा प्रस्तुत करती है, जिसे ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे महान उपलब्धियों में गिना जाता है। सुई डायनेस्टी ने पॉलिटिकल यूनिटी स्थापित करके एक मजबूत फाउंडेशन तैयार किया, जिसने सेंचुरीज की फ्रैगमेंटेशन को समाप्त किया। टैंग डायनेस्टी ने इस फाउंडेशन पर कल्चरल ब्रिलियंस, आर्ट, लिटरेचर और गवर्नेंस का एक शानदार युग स्थापित किया, जहां क्रिएटिविटी और नॉलेज अपने पीक पर पहुंचे। इसके बाद सोंग डायनेस्टी ने टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और इनोवेशन के क्षेत्र में ऐसे ब्रेक थ्रूज किए, जिन्होंने फ्यूचर सिविलाइजेशंस की दिशा ही बदल दी। पेपर मनी, गन पाउडर और कंपास जैसे इन्वेंशंस ने न केवल चाइना को, बल्कि पूरी दुनिया को डीपली इन्फ्लुएंस किया और मॉडर्न सिस्टम्स की नींव रखी। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सिस्टम ने गवर्नेंस को एफिशिएंट और मेरिट बेस्ड बनाया, जो आज भी कई देशों में इंस्पायर करता है। अर्बनाइजेशन और ट्रेड एक्सपेंशन ने चाइना को एक हाईली एडवांस और इंटरकनेक्टेड सोसाइटी बना दिया, जहां लोग इकोनॉमिक और कल्चरल दोनों स्तरों पर प्रगति कर रहे थे। साइंटिफिक प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ने लोगों की सोच को ब्रॉडन किया और नई पॉसिबिलिटीज को जन्म दिया। ये पूरा इरा हमें ये सिखाता है कि जब एक सोसाइटी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कल्चरल ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एक साथ मौजूद होते हैं, तब वह अपने सबसे पावरफुल रूप में विकसित होती है। आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और ग्लोबल कल्चर में इस काल का प्रभाव साफ दिखाई देता है। इसलिए सुई, टैंग और सोंग डिनेस्टीज केवल चाइना के इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह पूरे मानव इतिहास की एक इंस्पायरिंग कहानी है, जो हमें प्रोग्रेस, रेजिलियंस और इनोवेशन का महत्व समझाती है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।